बहुत प्यारे छात्रों, आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि हम सभी लोगों ने अपना वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू किया है, जो कि आपको थंबनेल पर जरूर से जरूर दिख रहा होगा। हमने क्या शुरू किया? अपना एक वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया है, जो कि अपने क्लास 12 के फिजिक्स के लिए है। ठीक है। और इसमें अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम लोग कूलम के नियम देखेंगे और ये अपना लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। क्लियर बात है? ये अपना लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कूलम का नियम पढ़ेंगे। कूलम का नियम ये पहले चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको आज के क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक ध्यान से समझने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग ध्यान से देखना। तो प्रश्न आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जरा सा देखा जाए ध्यान से। प्रश्न पर फोकस करते हैं, थोड़ा सा अपने कैमरा एंगल को एडजस्ट कर लिया जाए। हाँ, अब आपको पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। तो प्रश्न है कूलोम के नियम का वर्णन करें। हमें क्या करना है? कूलोम के नियम का वर्णन करने के लिए कहा गया। और अगला है कि वायु या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम में यह किस प्रकार कार्य करता है। आपसे कहा गया है कि आप कूलोम के नियम का वर्णन करो और साथ ही वायु या निर्वात के अलावे भी अगर ये किसी माध्यम में कार्य करता है तो ये फिर किस प्रकार से कार्य करता है। और आपसे कहा गया है कि इसके सदिश स्वरूप का भी वर्णन करो। तो तैयार हो आप इस सवाल का जवाब के लिए? ये प्रश्न देखो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सीबीएसई, ईटीसी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आप इनमें से किसी भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो और एग्जाम देने वाले हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? डिस्क्राइब कूलम्स लॉ, हाउ डज इट वर्क इन अ मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, also describe its vector form। इसके वेक्टर फॉर्म को भी डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया। देखो, कूलम के नियम को अब समझा जाए, बड़े ध्यान से समझा जाए। तो सबसे पहला क्या है कि अगर हवा में दो पॉइंट है, हवा में ये कहां पर दो पॉइंट है? हवा में है या फिर निर्वात में। ठीक है, हवा में दो पॉइंट ए और बी, और इसके ऊपर दो चार्जेज है, दो आवेश है। आवेश का नाम क्या है? Q1 और Q2। और इनके बीच की दूरी अगर आप r ले लो, यदि आप इनके बीच की दूरी r ले लेते हो तो फिर इनके बीच बल लगेगा। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आवेश के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि दो आवेश है, अगर किसी भी जगह पर हवा में या वायु में निर्वात किसी भी माध्यम में रखा हो तो फिर उनके बीच बल लगेगा। ठीक है। अच्छा, वो बल कैसा हो सकता है? आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो उनके बीच लगने वाला बल किस प्रकृति का होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसी को बतलाया था कूलम ने। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या था, एक बार जरा सा पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग इसके फॉर्मूला को भी ध्यान से देखेंगे, इसके डेरिवेशन को भी। ठीक है। क्या कहा था उन्होंने? इस नियम के अनुसार नीचे पढ़ना जरा सा, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है। हवा या निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि हवा या निर्वात में दो बिंदु आवेश है, कितनी दूरी पर? r दूरी पर, उनके बीच में आकर्षण का भी और प्रतिकर्षण का भी बल लग सकता है, का मान जो है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है, इसको आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, वरना आपको पीडीएफ तो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग इसके फॉर्मूला को देखेंगे, क्या लिखा जाएगा। उन्होंने क्या कहा था कूलम ने कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, यानी कि F, ये दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2 के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, यानी दोनों को चिन्ह को हम लोग हटा देंगे मॉड लेकर के। ठीक है, के गुणनफल का क्या होता है? सीधा समानुपाती। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। और उन्होंने कहा था इनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या चीज इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बल। ये दो बातें उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 से लें तो फिर समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग मिला लें, समीकरण 1 और 2 से लिया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप समानुपाती चिन्ह को हटा करके बराबर लो
तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये बातें तो हमें बचपन से मालूम होती है, एफ बराबर के इंटू क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपने कूलम्ब के नियम का सूत्र। लेकिन ये जो के है ये तो कांस्टेंट है, क्या इसका मान भी होता है? बिल्कुल होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बनाते समय हमें इस के का वैल्यू रखना पड़ता है। क्या होता है इस के का वैल्यू? इसका मान एक्सपेरिमेंट के द्वारा कूलम्ब ने ही बतलाया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9। और मात्रक की बातें करें तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बी मान तो आप मात्रक को देख करके निकाल ही लोगे, ठीक है। अच्छा, हमने अभी के का वैल्यू देखा, कांस्टेंट का वैल्यू। अगर इस फॉर्मूला में कांस्टेंट रख दिया जाए, अगर इसमें कांस्टेंट रख दिया जाए तो फिर फॉर्मूला कैसा दिखेगा? तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल फॉर्मूला। कौन सा? कूलम के नियम का। चाहो तो आप इसको एफ बराबर के इंटू, इसको आप के यानी कांस्टेंट बुला सकते हो। एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बोलो, या फिर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बुला सकते हो। अच्छा, सब कुछ को तो जान गया, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट एक नया चीज लग रहा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है हवा निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता या पराविद्युतता। इसका 2-3 नाम आपके सामने देखने को मिल सकता है, जैसे कि विद्युतशीलता या पराविद्युतता, ठीक है। इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिल सकता है परमिटिविटी का। अच्छा, इसका भी मान होता है क्या? बिल्कुल, इसका भी मान होता है। इसका मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख देते हो, अगर आप इतना लिख देते हो कूलम के नियम के बारे में, तो ये आपका संपूर्ण जानकारी हो गया। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, तो इसके नीचे में कुछ लैंग्वेज उसका स्टेटमेंट लिख देना है कि हवा निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। फिर सभी के एक समीकरण नंबर दोनों को मिला करके आप इस प्रकार का फॉर्मूला बना सकते हो। इसको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलो, इतनी सी बात हम लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, ये जो सामने अभी स्क्रीन पर देख रहा है, मैं इसी से रिलेटेड अभी आपसे कुछ सवाल जवाब दिखाता हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना हो तो फिर कैसे प्रश्न आते एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/4 एप्सिलॉन का मान क्या होता है? तो हमने अभी तुरंत पढ़ा था रे, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्लियर है? अच्छा, निर्वात का पराविद्युत, वही हवा निर्वात की जो विद्युतशीलता था, पराविद्युतता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? एप्सिलॉन नॉट। याद है? इसका मान हम लोगों ने देखा था 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता था, या फिर फैराड प्रति मीटर, यही होता था ना। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर, ठीक है। तीसरा प्रश्न को देखो। तीसरा प्रश्न है मुक्त आकाश का पराविद्युतांक। फिर से वही सवाल हो गया। तो मुक्त आकाश का पराविद्युतांक कितना होगा? 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चौथे प्रश्न में, तो अभी तुरंत ऊपर में आप देख सकते हो फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है। इसका मान भी हमने देखा और इसका मात्रक भी हम लोगों ने देख लिया है। इसका मान देखा था अभी तुरंत, फिर अभी हमने इसका मात्रक देखा है। ठीक है? एक मिनट, जरा सा कैमरा बंद हो गया तो इसको चालू कर लिया जाए। हमने अभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है जो कि जस्ट किससे रिलेटेड है? कूलम के नियम से रिलेटेड है, ठीक है। कूलम के नियम से रिलेटेड हमारा ये सब के सब वीडियो है। तो चलो जी, कैमरा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रही है। तो हम लोग अपने क्लास को तेजी से आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मुक्त आकाश का अपरावितनांक हो गया, एप्सिलॉन का मात्रक भी हो गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी सवाल है आपके सामने। ये यूपी बोर्ड 2015 का पूछा गया सवाल है। इसमें कहा गया है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, क्या था? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है ना।
निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग फैराड प्रति मीटर भी कहते हैं। फिर से वही सवाल है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी होगा, फैराड प्रति मीटर। ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न देखो, ये बिहार बोर्ड का प्रश्न है। बिहार बोर्ड का ये प्रश्न है जिसमें कहा गया दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? कूलॉम का नियम कहा जाता है। अभी तो हमने ये चीज पढ़ा हुआ है। तो ये था अपना कूलॉम का नियम। अच्छा, एक और सवाल 8 नंबर में कि अगर प्लस 1 माइक्रो कूलम और प्लस 4 माइक्रो कूलम के दो आवेश हवा में कुछ दूरी पर स्थित है, कहां पर? हवा में कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, तो फिर उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? देखो जी, कूलम का कहना है कि दो आवेश Q1 और Q2 अगर हवा में r दूरी पर स्थित है, तो फिर इनके बीच लगने वाले जो बल होते हैं परस्पर एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं और विपरीत दिशा में, तो फिर इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या हो जाएगा? समान समान अगर है तो फिर इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात भी हो जाएगा 1:1। क्लियर बात? अब अपने सवाल का आगे वाला पार्ट, हमारे सवाल में ये भी पूछा गया था कि क्या कूलॉम का नियम हवा निर्वात के अलावे किसी अन्य माध्यम के लिए कार्य करता है, और अगर कार्य करता है तो कैसे? तो ध्यान से सुनो। अब ये जो दोनों आवेश था Q1 और Q2 r दूरी पर, ये पहले था हवा निर्वात में। अब हम लोग इसको हवा निर्वात से हटा देंगे। जब हवा निर्वात से हटेगा तो फिर फॉर्मूला अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं केवल एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, इस एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसके लिए हमने पढ़ा था एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला, जो कि होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इसलिए एप्सिलॉन बराबर आप कह सकते हो एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आप रख दो। तो इसीलिए एफ बराबर अपना क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग क्या रखने जा रहे हैं? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कूलॉम का नियम, किसके लिए? किसी अन्य माध्यम के लिए। अच्छा, कहीं कहीं पर ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर की जगह के लिख लो इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। खैर ये तो कॉमन सेंस वाली बातें होगी, छोटी मोटी बात, इतना आप दिमाग लगा सकते हो बड़ी आराम से। तो इस फॉर्मूला को देख करके हमें ये तो पता चल रहा है कि अगर दोनों आवेशों को हवा निर्वात के बदले किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तो फिर उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलो। और आज के क्लास का अपना आखिरी हेडिंग है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, तो फिर से हम लोग बातें करेंगे उसी की। दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है? अगर r है, इनके बीच की दूरी अगर r है, बिंदु ए और बिंदु बी पर दो आवेश रखा हुआ है, तो फिर इनके बीच लगने वाला जो बल का फॉर्मूला था वो हमने कूलॉम के नियम के अनुसार लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये तो अदिश रूप हो गया। अगर इसका सदिश रूप लिखना चाहो, सदिश रूप का मतलब जैसे कि मान लो आपको चाहिए पॉइंट ए पर बी के द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी कि हमें F12 चाहिए, हमें F1,2 चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर के रूप में चाहिए। तो फिर हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, और वो परिवर्तन ज्यादा कुछ नहीं, केवल ये होगा कि आप इसमें R12 कैप लगा दो। ठीक है, R12 कैप लगा दो, और ये जो दूरी है नीचे ये भी हो जाएगा R1,2, ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा। क्या दिख रहा है? क्लियर फॉर्मूला। अच्छा, इसी को अगर आप F21 वेक्टर निकालना चाहो, F21 वेक्टर निकालना चाहो, तो फिर आपका फॉर्मूला बनेगा K इंटू, मैं सिंपल में लिख देता हूँ, Q1 Q2 बटे में दूरी कौन होनी चाहिए? 2 से 1 की तरफ। ठीक है, स्क्वायर, और साथ में आर कैप भी होगा 2 1 के साथ। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो इस प्रकार से, या फिर सिंपली लिखना चाहो जो कि ज्यादातर यूज होता है, एफ वेक्टर बराबर ना तो 1 से 2 की तरफ ना तो 2 से 1 की तरफ, डायरेक्टली हमें जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो एफ वेक्टर बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और साथ में लगा दो आर कैप। ये सबसे आसान है, यही आप एग्जाम में भी लिखने का प्रयास करना। अगर आपको ये ना पूछा जाए कि 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल या 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल। अच्छा, आर कैप के बारे में क्या आप जानते हो कि चूंकि आर कैप होता है आर वेक्टर बटे में आर, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आर वेक्टर बटे में मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो अगर हम लोग एफ वेक्टर आर कैप का मान एफ वेक्टर बराबर फॉर्मूला जो उसमें रख दें, तो फिर क्या कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। देखते हैं क्या बदलेगा। आर कैप की जगह मैं रख देता हूँ आर वेक्टर बटे आर, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला अपना फाइनली क्या बन जाएगा? एफ वेक्टर बराबर के इंटू Q1 Q2 बट्टा में नीचे आर स्क्वायर और आर गुना होकर आर क्यूब हो जाएगा, और ऊपर में बचेगा आर वेक्टर। ये आपका फाइनली फॉर्मूला है। के की जगह पर तो आपको मालूम ही है कि क्या रख सकते हो, के की जगह पर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन रख सकते हैं। तो ये था आपका कूलॉम का नियम का फुल
सवाल जवाब। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करेंगे द एंड। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताओ, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अब कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।